Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. आज की हमारी चर्चा दो बहुत ही अलग-अलग सुरागों पर आधारित है। एक तरफ है हजारों साल पहले लिखी गई किताबें जो उस दौर की सोच और प्रार्थनाओं को आवाज देती हैं, और दूसरी तरफ है पत्थर की खामोश कब्र। हाँ, जो बिना कुछ कहे एक पूरी कहानी बयां करती हैं। बिल्कुल। और यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। हमारे पास एनसीईआरटी की कक्षा 6 का चौथा अध्याय है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और हमारा मकसद सिर्फ इस अध्याय को दोहराना नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये देखना है कि यूपीएससी के लिहाज से इन दो अलग अलग स्रोतों को, मतलब लिखित और पुरातात्विक, को एक साथ रखकर इतिहास की एक गहरी और ज्यादा साफ तस्वीर कैसे बनाई जा सकती है। मतलब ये कि हम सिर्फ तथ्यों को नहीं जानेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को इन स्रोतों का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। तो कहाँ से शुरू करें? किताबों से? हाँ, पहले उन स्रोतों से शुरू करते हैं जो बोलते हैं, यानी वेद। वेद दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक। जब हम वेदों की बात करते हैं तो हमारे जहन में 4 नाम आते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सही। इनमें सबसे पुराना ऋग्वेद करीब 3500 साल पहले रचा गया। पर ये है क्या? क्या ये कानून की किताबें हैं या कहानियों का संग्रह? ये असल में प्रार्थनाओं का संग्रह है। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। 1000 से ज्यादा? हाँ, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त किसी एक भगवान के लिए नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से 3 देवताओं को समर्पित हैं। अग्नि, जो आग के देवता हैं, इंद्र, जो एक योद्धा देवता हैं, और सोम। सोम? ये तो एक खास पौधे से बनने वाला पेय था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है, जो उस संस्कृत से काफी अलग है जो आज हम पढ़ते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें सदियों तक लिखा ही नहीं गया था। यही तो इसकी सबसे खास बात है। ये श्रुति परंपरा का हिस्सा थे, यानी सुनकर याद रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे और वो उसे कंठस्थ कर लेते थे। तो मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ जुबानी तौर पर आगे बढ़ते रहे। हाँ, इन्हें कागज पर उतारने का काम तो बहुत बहुत बाद में हुआ, और छापा तो महज 200 साल पहले गया। सोचिए, हजारों साल तक ये ज्ञान सिर्फ इंसानी याददाश्त के सहारे जिंदा रहा। कमाल है। ठीक है, ये तो हुई इसकी पृष्ठभूमि। अब आते हैं उस सवाल पर जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे जरूरी है। ये प्रार्थनाएं हमें उस समाज के बारे में क्या बताती हैं? लोग किन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे? यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है। देखिए, आप किसी समाज की प्रार्थनाओं को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उनके लिए सबसे कीमती क्या था। ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर गायों के लिए, बच्चों, खासकर बेटों के लिए, और घोड़ों के लिए ढेरों प्रार्थनाएं हैं। तो इसका मतलब साफ है, ये एक कृषि प्रधान समाज से ज्यादा एक पशुपालक समाज था। उनकी दौलत जमीन नहीं, बल्कि उनके जानवर थे। बिल्कुल। और जाहिर है, जहां संपत्ति पशुधन हो तो लड़ाइयां भी उसी के लिए होंगी। ये आज की तरह सीमाओं या विचारधारा की लड़ाई नहीं थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पूरी तरह से संसाधनों की लड़ाई थी। मवेशी, चरागाह और पानी के स्रोत। ज्यादातर लड़ाइयां मवेशियों को हासिल करने के लिए ही लड़ी जाती थी। और युद्ध में जीते गए लोगों का क्या होता था? उन्हें दास या दासी बना लिया जाता था। दास तो मतलब ये आज के गुलाम की परिभाषा जैसे थे, एक तरह की संपत्ति। आपका अंदाजा सही दिशा में है, पर एक छोटा सा फर्क है। ऋग्वेद का दास शायद आज के गुलाम की परिभाषा से थोड़ा अलग था। ये मुख्य रूप से युद्धबंदी थे, जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, पर ये उस तरह की खरीदी बेची जाने वाली चीज नहीं थे जैसा बाद के साम्राज्यों में देखने को मिलता है। अच्छा, और इन लड़ाइयों का नेतृत्व कौन करता था? क्या उस वक्त आज की तरह के राजा हुआ करते थे, जिनके बड़े बड़े महल और सेनाएं होती थी? नहीं, और ये एक और बहुत बड़ा फर्क है जो हमें समझना होगा। ऋग्वेद में राजा शब्द तो है, पर वो आज के राजा जैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ना उनकी कोई बड़ी राजधानी थी, ना महल, ना ही कोई स्थायी सेना। वो कोई टैक्स भी नहीं वसूलते थे। कोई टैक्स नहीं?
तो फिर राजकाज कैसे चलता था? और सबसे अहम बात, राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। वो एक तरह का चुना हुआ योद्धा सरदार होता था जिसका काम कबीले की रक्षा करना था। लोग उसे अपनी मर्जी से जो उपहार देते थे उसी से उसका काम चलता था। तो समाज का ताना बाना काम के आधार पर बुना गया था। एक तरफ पुरोहित या ब्राह्मण थे जो यज्ञ करवाते थे, हाँ, और दूसरी तरफ राजा जो युद्ध का नेतृत्व करता था। लेकिन ये लोग खुद को क्या कहते थे? जिन्होंने इन सूक्तों की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु। दास या दस्यु? हाँ, दस्यु शायद वे लोग थे जो अलग भाषा बोलते थे, यज्ञ नहीं करते थे और शायद उनकी जीवन शैली भी बिल्कुल अलग थी। तो ऋग्वेद हमें उत्तर पश्चिम भारत के एक कबीलाई पशुपालक समाज की तस्वीर दिखाता है। तो ऋग्वेद हमें उस समाज के एक खास वर्ग की आवाज सुनाता है, पुरोहितों और योद्धाओं की। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाकी लोगों का क्या, जो प्रार्थनाएं नहीं रच रहे थे, जो शायद यज्ञ भी नहीं करते थे? बिल्कुल। उनकी कहानी जानने के लिए हमें लिखे हुए शब्दों को छोड़कर जमीन के नीचे दबी खामोशियों को सुनना होगा। और यही हम पहुंचते हैं उन विशाल पत्थरों यानी महापाषाणों तक। महापाषाण? बिल्कुल, महापाषाण यानी बड़े पत्थर। ये असल में कब्रों को चिन्हित करने के लिए लगाए गए बड़े बड़े पत्थर हैं। और ये जो तरीका था, ये कोई एक दो जगह पर नहीं था। करीब 3000 साल पहले ये चलन शुरू हुआ और आप देखिए ये पूरे दक्कन, दक्षिण भारत, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर तक में फैला हुआ था। मतलब जब उत्तर में ऋग्वेद की ऋचाएं गूंज रही थीं, उसी समय देश के दूसरे हिस्सों में लोग विशाल पत्थरों से अपनी कब्रें बना रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये कब्रें दिखती कैसी थी? कई तरह की, कुछ जमीन के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के गोले मतलब स्टोन सर्कल्स के रूप में दिखती हैं, तो कुछ जमीन के नीचे होती थीं। लेकिन इन सभी कब्रों में कुछ बातें आम थीं, जैसे मृतकों के साथ एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन जरूर रखे जाते थे, काले और लाल रंग के बर्तन, जिन्हें पुरातत्वविद ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। हाँ वही। बर्तनों के अलावा और क्या मिला है? यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। बर्तनों के साथ लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। एक मिनट, लोहे के औजार, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। याद कीजिए, ऋग्वेदिक समाज मुख्य रूप से कांस्य युग का था। वहां घोड़ों और रथों की बात तो होती है, पर लोहे का वैसा जिक्र नहीं। सही। लेकिन यहाँ दक्कन में लगभग उसी समय एक ऐसी संस्कृति पनप रही थी जो लोहे का इस्तेमाल करना जानती थी। ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत कोई एक अकेली कहानी नहीं, बल्कि एक साथ चल रही कई अलग-अलग कहानियों का संगम था। आपने बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा। यही वो विश्लेषण है जो यूपीएससी मेंस में अच्छे अंक दिलाता है। अच्छा। अब इन कब्रों से मिली चीजों को और गौर से देखते हैं। हर कब्र एक जैसी नहीं है। ब्रह्मागिरी नाम की जगह पर एक कब्र में एक कंकाल के साथ 33 सोने के मनके, 2 पत्थर के मनके, 4 तांबे की चूड़ियां और एक शंख मिला है। वाह, 33 सोने के मनके एक व्यक्ति के साथ? हाँ, 33। जबकि दूसरी कब्रों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। ये तो बिना कुछ लिखे ही सामाजिक भेदभाव की पूरी कहानी कह रहा है। ठीक यही बात है। ये सामाजिक असमानता का ठोस पुरातात्विक सबूत है। साफ है कि कुछ लोग अमीर थे, शायद सरदार थे, और दूसरे आम लोग या उनके अनुयायी थे। तो देखिए ये कितना अलग है। हाँ, वेदों में हमें राजा के बारे में पता चलता था, जो यज्ञ करता था और युद्ध का नेतृत्व करता था। लेकिन कब्रों से हमें सरदार का सबूत मिल रहा है, जिसकी पहचान उसके धन और दफनाने के तरीके से हो रही है। बिल्कुल। एक कहानी शब्दों से बन रही है, दूसरी सबूतों से। और इन कब्रों में एक और बड़ी अनोखी बात मिली है। कुछ में एक से ज्यादा कंकाल हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि ये शायद पारिवारिक कब्रगाह थीं। पारिवारिक कब्रगाह? हाँ, मतलब एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर एक ही जगह दफनाया जाता था। इन कब्रों में अक्सर एक बड़ा सुराख, जिसे पोर्ट होल कहते हैं, बना होता था। शायद इसी रास्ते से बाद में मरने वालों के शवों को अंदर लाया जाता था। वाह, मतलब ये एक तरह का फैमिली वॉल्ट था जो पीढ़ियों तक इस्तेमाल होता रहा। ये सोचना ही कमाल है कि 3000 साल पहले कोई ये सोचकर एक पत्थर लगा रहा था कि उसके परिवार के लोग बाद में यहीं आकर मिलेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कब्र नहीं, एक तरह का घर बन गया। और साथ में इतना सारा सामान रखना, बर्तन, औजार, गहने,
ये साफ इशारा करता है कि वो लोग मृत्यु के बाद के जीवन में यकीन रखते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि दूसरी दुनिया में भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए एक खास जगह पर जूम इन करते हैं जो इस अध्याय में एक केस स्टडी की तरह है। इनाम गांव। इनाम गांव महाराष्ट्र की एक जगह। यहाँ हमें क्या खास देखने को मिलता है? इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी होड़ के किनारे बसा था, करीब 3600 से 2700 साल पहले। यहाँ की दफनाने की प्रथा थोड़ी अलग थी। कैसे? यहाँ वयस्कों को सीधा लिटाकर दफनाते थे, सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार तो उन्हें घर के आंगन में ही दफना दिया जाता था। घर के आंगन में? हाँ, लेकिन यहाँ भी एक कब्र ऐसी मिली है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। अच्छा। हाँ, और वो हमें फिर से सामाजिक ऊंच नीच की कहानी बताती है। यहाँ एक व्यक्ति को एक बड़े 5 कमरों वाले घर के आंगन में दफनाया गया था। 5 कमरों का घर? हाँ, और उसे मिट्टी के एक बड़े 4 पैरों वाले संदूक में रखा गया था। वो घर बस्ती के ठीक बीच में था और उसमें अनाज रखने का एक गोदाम भी था। और शव को पालथी मारकर दफनाया गया था। ये तो बहुत अजीब है। आमतौर पर तो शवों को सीधा लिटाया जाता है। बिल्कुल। इस खास तरीके के पीछे जरूर कोई बड़ा सांकेतिक मतलब रहा होगा। घर का बड़ा होना, बस्ती के बीच में होना, अनाज का गोदाम और दफनाने का ये खास तरीका, ये सारी सुराग एक ही तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये व्यक्ति जरूर उस बस्ती का सरदार रहा होगा। यहाँ हमें पुरातात्विक सबूतों से एक लीडर की पहचान मिल रही है, जबकि ऋग्वेद में हमें शब्दों से एक राजा की पहचान मिलती है। दोनों अपने अपने समाज के मुखिया थे, पर उनकी शक्ति और पहचान के स्रोत कितने अलग थे। बात तो सही है। अच्छा, अब वापस कंकालों पर आते हैं। इन हड्डियों के ढांचों से पुरातत्वविद और क्या-क्या राज उगलवा सकते हैं? देखिए, बच्चे और वयस्क का पता लगाना तो कंकाल के आकार से आसान है। हाँ, वो तो है। असली चुनौती आती है स्त्री और पुरुष के कंकाल में फर्क करने में। कई बार लोग गहनों से अंदाजा लगाते हैं, पर जैसा कि हमने देखा, उस जमाने में पुरुष भी गहने पहनते थे। तो वो तरीका भरोसेमंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर वैज्ञानिक तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका है हड्डियों की बनावट देखना। महिलाओं का श्रोणी क्षेत्र यानी पेल्विक एरिया बच्चों को जन्म देने की वजह से पुरुषों की तुलना में ज्यादा चौड़ा होता है। ये कंकाल से लिंग पता करने का सबसे विश्वसनीय तरीका माना जाता है। अच्छा, और इस अध्याय में एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी है जो मुझे लगता है कि एक क्लासिक प्रीलिम्स का सवाल बन सकती है। आप चरक संहिता की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। करीब 2000 साल पहले चरक नाम के एक महान वैद्य हुए। उन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी, जो आयुर्वेद का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। उसमें उन्होंने लिखा है कि इंसान के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। 360? जबकि आज का विज्ञान तो 206 हड्डियां बताता है। ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये गलती नहीं, बल्कि गिनती का अलग तरीका था। गिनती का अलग तरीका? हाँ, चरक ने अपनी गिनती में दांतों, जोड़ों यानी जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी हड्डी के रूप में गिना था। ये उस समय के भारतीय चिकित्सा विज्ञान की गहराई और उनके सूक्ष्म अवलोकन को दिखाता है। ये तथ्य और इसकी वजह दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे 2 बिल्कुल अलग-अलग स्रोत, एक जो बोलता है यानी ऋग्वेद और दूसरा जो खामोश है यानी महापाषाण कब्रें, मिलकर हमें एक ऐसे दौर की कहानी सुनाते जिसका कोई सीधा सरल इतिहास नहीं है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ उत्तर पश्चिम में पशुपालक आर्यों की प्रार्थनाएं और उनका समाज है, तो दूसरी तरफ दक्कन और दक्षिण भारत में लोहे का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जीवन शैली और उनकी सामाजिक हकीकत है। और यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास के किसी भी स्रोत को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। वेद एक खास समूह यानी पुरोहित वर्ग की नज़र से दुनिया को दिखाते हैं, उनकी प्रार्थनाएं, उनके देवता, उनकी चिंताएं। वहीं ये कब्रें उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी कहती हैं जिनकी अपनी कोई लिखी हुई आवाज हम तक नहीं पहुंची। ये एक बहुत ही जरूरी बात है, स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। बिल्कुल, और यही आज का हमारा अंतिम विचार भी है। जरा सोचिए, क्या अगर उन दस्युओं ने या उन लोगों ने जिन्हें सिर्फ 2-4 मिट्टी के बर्तनों के साथ दफना दिया गया, उन्होंने अगर अपने ग्रंथ लिखे होते, तो आज हम उस काल के इतिहास को किस नजर से देख रहे होते? ये सोचने वाली बात है। यूपीएससी की तैयारी सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना भी है कि हमें जो पता है वो कैसे पता है और किसकी कहानी हम सुन रहे हैं और किसकी नहीं सुन पा रहे। यही एक विश्लेषक और एक रटने वाले के बीच का फर्क है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.